नमस्कार। फर्स्ट चैप्टर जो है बच्चों, ये अपने लास्ट वाले पार्ट में लगभग आप देखें, मैं गॉड से शुरू कर रहा हूँ। गॉड ही रॉट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail is strong। देखो बच्चों, इसमें जो पहली वाली लाइन है ये कंडीशनल सेंटेंस वाली है, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था। दो बातें बताई थी। एक बात तो ये थी कि अगर किसी सेंटेंस में अगर इफ का प्रयोग हुआ है, यानी सेंटेंस अगर कंडीशनल क्लोज में लिखा हुआ है, इफ का प्रयोग हुआ है, तो बच्चों मैंने आपको दो तीन बातें बताई थी कि इस वाले पार्ट में देखना आप एक बार, ये जो पार्ट है इसमें अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आ रहा है, इसको अपन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। अगर पहले वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या ईएस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का बच्चों नेगेटिव हुआ तब क्या आएगा? तब डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको क्या करना चाहिए? ये तो गया बच्चों आपका डिब्बा नंबर 1। अगर इफ वाले पार्ट में ऐसा है तो दूसरे वाले पार्ट में क्या आएगा? दूसरे वाले पार्ट में बच्चों हमेशा ये देखो विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दिमाग में बैठा रहो इस बात। इफ वाले पार्ट में या कंडीशनल क्लॉज में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या उसके अंत में एस या ईएस जुड़ा हुआ है या डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इन सारी स्थितियों का मतलब यह है कि आपका जो सेंटेंस है बच्चों वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और अगर ऐसा है तो आपको जो बाद वाला पार्ट बचा है उस बाद वाले पार्ट में बच्चों आपको हमेशा विल का प्रयोग करना चाहिए और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। स्थिति नंबर 1 है ये, है ना। और देखो बच्चों, ये है कंडीशन सेकेंड। इसमें क्या होगा कि यहां पर आएगा वर्ब की ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसकी जगह आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और अगर ऐसा नहीं है तो डिड के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसी स्थिति है बच्चों तो इस बाद वाले डिब्बे में क्या करना पड़ेगा? समझो, इस बाद वाले डिब्बे में विल के स्थान पर वुड का प्रयोग करना पड़ेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि विल एक मॉडल है, वुड भी एक मॉडल है। और आपको ये समझाया है कि विल वुड कोई भी मॉडल हो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, तीसरी सिचुएशन आपको ये बताई मैंने कि अगर इस वाले पार्ट में किसका प्रयोग हो रहा है? WERE वर्ब का प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों आपको बताया था वर्ब क्या होता है? वर्ब भी तो बी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, लेकिन एक प्रश्न पैदा होता है कि साहब बी वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वाजबी और वर्ब भी है। अच्छे से दिमाग में बैठा लो, कंडीशनल सेंटेंस में बी वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में हमेशा वर्ब का प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर अगर वर्ब आएगा तो यहां क्या करोगे? इस वाले पार्ट में बच्चों पुनः आपको यही करना पड़ेगा, वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उल्टा भी होता है, अगर इधर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया और इधर खालिस्तान दिया हुआ है तो बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कर्ता एक वचन है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस जोड़ना चाहिए। और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो ऐसी स्थिति में आपको डू डज का प्रयोग करते हुए उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी चाहिए। ये 3 सिचुएशन बताई बच्चों आपको। इसके अलावा आगे वाली सिचुएशन देखो, चौथी सिचुएशन बताता हूं। चौथी में क्या बताया था आपको? चौथी में आपको बच्चों ये बताया था, देखो कि इस वाले पार्ट में अगर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, अगर इस वाले पार्ट में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो इस वाले पार्ट में क्या होगा बच्चों? इस वाले पार्ट में हमेशा वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। एक बात यह भी समझाई थी कि WERE वर तथा HAD हैड दो ऐसी सहायक क्रियाएं हैं कि इनका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जा सकता है, और जब इनका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होगा तो बच्चों इफ को हटा दिया जाता है तथा सेंटेंस के अंत में तथा वाक्य के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए बल्कि फुल स्टॉप लगाना चाहिए। ये बच्चों कंडीशनल के बारे में विस्तार से बातें हुई थी। इसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था कि एक सेंटेंस में अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्रोनाउन एक साथ आ रहे हैं तो उनका ऑर्डर होगा
2, 3, 1 सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा और लास्ट में फर्स्ट पर्सन आएगा। लेकिन अगर उसने केवल फर्स्ट पर्सन दिया है तो पहले आएगा 2 फिर आएगा फर्स्ट। ठीक है, सेंटेंस में पाप दोष का भाव है, फॉल्ट, लॉस, क्राइम, इस प्रकार का कोई भाव है, पाप भूल दोष का भाव है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों उनका ऑर्डर होगा 1, 2, 3। ऐसी बातें मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, आइए बढ़ा रहा हूं, देखना। इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार तथा मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। हे भगवान, अगर आप हमारी सहायता नहीं करोगे तो इस वर्ष मैं तथा इस वर्ष मेरा परिवार तथा मैं क्या हो जाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे। गो हंग्री का मतलब भूखे रह जाना। आगे देखो, आई नीड, मुझे जरूरत है। यहां एक बात और समझे बच्चों, देखो मैंने हिंदी में आप लोगों को कहा कि मुझे जरूरत है, लिखना एक बार आप अपनी नोटबुक में उतारो इस सेंटेंस को हिंदी में ऐसा कैसा। बात को क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, देखना। यह है मुझे और जरूरत है, ऐसा आपने हिंदी में कहा। अब बच्चों इसमें समस्या ये आई कि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, सर मुझे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैंने कहा मी, ये मी, और जरूरत होना को क्या बोलते हैं? नीड, आवश्यकता हो। मी नीड, पर सेंटेंस गलत है। ऐसा क्यों? यह माना कि मुझे की इंग्लिश तो मी बनती है, परंतु बच्चों एक बात हमेशा याद रखो, ये वर्ब है। इस वर्ब के इधर जो आता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आता है। इधर अगर कोई भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा वर्ब के इधर, तो बच्चों उसको अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। और वर्ब के इधर अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो इधर बच्चों आई कभी नहीं आ सकता, आई को काट के मी करना पड़ेगा। यानी पीछे जो आएगा वर्ब के, उसको हमेशा अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। देखो बच्चों, मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये है कि वर्ब जो है इसके पहले अगर कोई पीपी आता है, पीपी का मतलब पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, अगर इसके पहले आता है तो उसको कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? अगर इसके पहले आता है तो बच्चों उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, और अगर बाद में आता है तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हिंदी में आप इसको मैं बोल रहे हैं या मेरा बोल रहे हैं या मुझे बोल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने जिस पीपी का प्रयोग किया, जिस पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया है, उसकी पोजीशन क्या है, यानी वर्ब के बाद में है या वर्ब के पहले है। अगर वर्ब के पहले है तो यहां क्या होगा बच्चों, इसको करेक्शन करने के लिए मी को काट के क्या करना पड़ेगा? आई करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों क्या लिखा है, मुझे जरूरत है। गॉड ही रॉट, भगवान उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मेरा परिवार तथा मैं दिस ईयर मानी इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसो की जरूरत है। पेसो वहां की मुद्रा है, ठीक है, मैंने बताया था पेसो क्या है, पेसो उस देश की मुद्रा का नाम बताया था। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसो की जरूरत है। इन ऑर्डर टू, अंडरलाइन कीजिए बच्चों, इन ऑर्डर टू पूरा शब्द है, शब्द नहीं है, ये शब्द समूह है। दिस इज नॉट ए सिंगल वर्ड, दिस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये क्या है? ये शब्दों का समूह है। इन ऑर्डर टू, इन सबका मीनिंग होता है के लिए, हिंदी में के लिए और अंग्रेजी में फॉर। फर्क बस इतना है कि फॉर के बाद अगर वर्ब आएगी तो साथ में आईएनजी आएगा, और इन ऑर्डर टू के बाद अगर वर्ब आएगी उसमें आईएनजी नहीं जुड़ेगा। इन ऑर्डर टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। देखो बच्चों क्या लिखा है, आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो। सो मानी क्या होता है? जोतना, बोना। मुझे मेरे खेतों को बोने के लिए या मुझे मेरे खेतों में जो है बुआई करने के लिए, बोवनी करने के लिए किसकी जरूरत है? 100 पेसोज की जरूरत है। सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने खेतों को दोबारा जोतने के लिए, मुझे अपने खेतों की दोबारा बुआई करने के लिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है। एंड टू लिव, और जिंदा रहने के लिए, कब तक? अंटिल द क्रॉप कम्स, जब तक की फसल नहीं आती है। जब तक फसल नहीं आती, जब तक फसल नहीं आती तब तक जिंदा रहने के लिए तथा अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, मुझे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए तथा जब तक दूसरी फसल नहीं आती तब तक जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पैसों की जरूरत है। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान ने। अब आगे समझ गए? आगे कुछ भी नहीं बोला है क्योंकि भगवान सब जानता है। गॉड इज ओमनीसाइंट, क्या बोला था? गॉड इज ओमनीसाइंट, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान अंतर्यामी है। ही नोज एवरीथिंग, वो सब कुछ जानता है। इसलिए
का इतना दृढ़ विश्वास है। मैंने कहा था फर्म फेथ कैन मूव इवन माउंटेन, दृढ़ निश्चय पर्वतों को भी हिला सकता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो इनका जो है भगवान के अंदर इतना विश्वास है कि इन्होंने आगे अपना जो कष्ट है उसको मेंशन करना, अपनी सफरिंग को मेंशन करना या अपने कष्ट का उल्लेख करना उचित नहीं समझा, क्योंकि लेंचो इस बात को जानता है कि परमात्मा सब कुछ जानता है। लेंचो नोज वेरी वेल दैट गॉड इज ओमनीसाइंट। लेंचो इस बात को अच्छे से जानता है कि भगवान तो ओमनीसाइंट है। ओमनीसाइंट का मतलब क्या है? ही नोज एवरीथिंग, ही सीज एवरीथिंग। वो हर चीज को देखता है, वो हर चीज को जानता है। नेक्स्ट, ही रोट टू गॉड, ही रोट टू गॉड। टू गॉड का मतलब क्या होता है? अब पत्र नहीं चलते, पहले चलते थे पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के ऊपर जब आप किसी का पता लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं टू, जिसको हिंदी में कहते हैं मिले। जैसे आपने लिखा टू राम प्रकाश शर्मा, इसका मतलब मिले राम प्रकाश शर्मा को। टू गॉड का मतलब भगवान को मिले। ये जो पत्र मैं लिख रहा हूं ये किसके नाम लिख रहा हूं? ये पत्र मैं ईश्वर के नाम लिख रहा हूं। ये पत्र किसे मिलना चाहिए? ये पत्र ईश्वर को मिलना चाहिए। देखना आप, ही रोट टू गॉड, उसने लिखा ईश्वर को मिले। ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर, जो लिफाफा या जो पत्र का आवरण है उसके ऊपर लिखा कि ये भगवान को मिले। पुट द लेटर। या देखो बच्चों, आपने देखा कि सब्जेक्ट इसमें लेंचो है और मैंने अच्छे से क्लियर किया कि व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होता है तब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में जोड़ना चाहिए एस या ईएस, और या नहीं आ रहा। देखना आप, ही रोट, ही किसके लिए? लेंचो के लिए। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा कि ईश्वर को मिले। उसने लिफाफे के ऊपर लिखा कि परमात्मा को मिले। और आइए लिखा पुट। यहां देखो बच्चों, एक वर्ब आ रही है WROTE, रॉट। आप समझ गए? दिस इज नॉट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म है। उसी तरीके से आगे बच्चों जो पुट है उसमें एस या ईएस इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि पुट यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पुट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों जो है सेम होती है। यही कारण है कि यहां पुट जो वर्ब है उसमें एस या ईएस जोड़ करके उसको सिंगुलर नहीं बनाया गया। देखना, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे पर लिखा कि ईश्वर को मिले। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र को मेल बॉक्स के अंदर की तरफ डाला। ही ड्रॉप्ड, उसने डाला क्या? ही ड्रॉप्ड द लेटर इनसाइड द मेल बॉक्स, यानी जो डाक की पेटी है उस डाक की पेटी के अंदर उसने पत्र को डाला। एंड और स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी क्या था? वह बहुत व्यथित था। स्टिल ही वॉज अपसेट, अभी भी वो अपसेट था। स्टिल ही वॉज ट्रबल्ड, अर्थात अभी भी वो बहुत परेशान था। वेंट टू टाउन, और इस प्रकार से भारी कदमों के साथ क्या किया? ही वेंट टू टाउन, अर्थात वो शहर में गया। ही वेंट टू टाउन, वो शहर में गया। एट द पोस्ट ऑफिस, क्या किया उसने? एट द पोस्ट ऑफिस, यानी डाक घर में जाके। यहां बच्चों एट को अंडरलाइन कीजिए और मेरी उस बात को याद कीजिए। क्या बताया था मैंने कि निश्चित समय, स्थान, गति और कीमत के लिए आपको एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। एट द पोस्ट ऑफिस का मतलब ये निश्चित जगह है। तो आपने क्या किया? एट द पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में। ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर, डाकघर में जाकर के उसने पत्र के ऊपर एक स्टाम्प माने डाक का टिकट लगाया। ही प्लेस्ड, उसने रखा, चस्पा किया क्या? ए स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र के ऊपर एक डाक का स्टाम्प या डाक का टिकट चस्पा किया। एंड ड्रॉप्ड, और इस पत्र को डाल दिया। एंड ड्रॉप्ड इट, और इसे डाल दिया। इसे का मतलब इस पत्र को डाल दिया इनटू द मेल बॉक्स, और उसने इस पत्र को डाक पेटी में डाल दिया। तो एक शब्द आ रहा इनटू, अंडरलाइन करना है इसको। और ये बात समझें आप कि जब कोई बाहर से अंदर की ओर आता है, जब कोई बाहर से अंदर की ओर आता है गति के साथ, तब आपको में, अंदर के अर्थ में इनटू का प्रयोग करना चाहिए। और जब कोई अंदर ऑलरेडी है, स्थिर स्थिति में है, स्टेबल पोजीशन में है, तब आपको केवल इन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा ही केम इन द रूम, लिखना एक सेंटेंस, ही केम इन द रूम। लिखो बच्चों, ही केम इन द रूम। देखो बच्चों, ये सेंटेंस लिखा गया ही केम इन द रूम, वह कमरे में आया। यहां पर आपने क्या देखा कि जब कोई व्यक्ति कमरे में आया तो जाहिर सी बात है वह बाहर से अंदर की ओर गति करके आया। दो भाव होने चाहिए, एक तो गति का भाव होना चाहिए, दूसरी बात बाहर से अंदर की ओर आने की बात हो। इसमें बाहर से अंदर की ओर
जो मोशन या गति है अगर उसका भाव है तब आपको क्या करना चाहिए, ये जो इन है बच्चों ये गलत है, यहां पर आपको इनटू का प्रयोग करना पड़ेगा। नाउ योर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब देखें आप, ही केम इनटू द रूम, वह कक्ष में प्रविष्ट हुआ, वह कमरे में आया, यहां पर केम के बाद में इन नहीं इनटू का प्रयोग होगा। दूसरी बात देखो, मैंने आपको कहा कि कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, यहां भी मैं आ रहा है और ऊपर भी मैं आया है, वह कमरे में आया, यहां इनटू का प्रयोग हुआ है। और कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, इसका मतलब वो बाहर से अंदर की ओर गति नहीं कर रहे हैं, तब आपको क्या लिखना है, लिखें आप, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहां बच्चों आपने क्या देखा कि यहां पर इनटू का प्रयोग नहीं करके इनका प्रयोग किया गया, और यह प्रयोग बिल्कुल सही भी है। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। ये डिफरेंस है बच्चों, अगर कोई बाहर से अंदर की ओर गति के साथ आता है तो जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा वो इनटू है, और अगर कोई ऑलरेडी अंदर है तो उसके लिए जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा वो इन है। एक बात और समझें, एक सेंटेंस है, शी एंटर्ड इनटू द हॉल, ये सेंटेंस है। देखो आप, शी एंटर्ड इनटू द हॉल, इसका मतलब यह हुआ कि वह हॉल में प्रविष्ट हुई, वह सभागार में दाखिल हुई। यहां बच्चों इस सेंटेंस में करेक्शन यह है कि यह सच है कि वह बाहर से अंदर की ओर आई, और यह भी सच है कि उसमें गति का भाव है, परंतु बच्चों एंटर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में इनटू का प्रयोग कभी नहीं होता। एंटर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद इनका प्रयोग भी नहीं होता। शुद्ध सेंटेंस बनेगा, शी एंटर्ड द हॉल, शी एंटर्ड द हॉल, यानी वह हॉल में दाखिल हुई। एंटर के बाद में इनटू या इनका प्रयोग नहीं होता, क्योंकि एंटर का मतलब किसी चीज में, किसी में प्रवेश करना होता है। एंटर का मतलब ही अंदर प्रवेश करना होता है, यानी जो अंदर का भाव है वो एंटर वर्ब में ऑलरेडी है। एक वर्ब और सब देखना आप, एक वर्ब है बच्चों पेनेट्रेट। देखो क्या वर्ब बताई मैंने, ये है पेनेट्रेट, देखना इसको, PENETRATE। क्या होता है पेनेट्रेट का मीनिंग? पेनेट्रेट का मीनिंग दरअसल ऐसा है जैसे कोई धनुष में से कोई बाण छूटा और बाण ने किसी व्यक्ति की छाती को छेद दिया या उसके सीने को छेद दिया, तो पेनेट्रेट का मतलब अंदर प्रवेश करने से है। इसलिए इसके बाद भी जो इनटू प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग नहीं होता। एंटर के बाद में इनटू का प्रयोग नहीं होगा, पेनेट्रेट के बाद इनटू का प्रयोग नहीं होगा। तो ये बच्चों दोनों प्रीपोजिशन का डिफरेंस है, एक इन है और एक इनटू है। तो जनरली आपको ये देखना चाहिए कि बाहर से अंदर की तरफ कोई गति करता है तब तो आप इनटू का प्रयोग करते हैं, लेकिन कोई अंदर ही अंदर गति करता है तो भी नहीं आता है। जैसे बच्चे तालाब में तैर रहे हैं, देखा द चिल्ड्रन आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, बच्चे तालाब में तैर रहे हैं, या बच्चों इनका प्रयोग हुआ क्योंकि बच्चे गति कर रहे हैं पर बाहर से अंदर की ओर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों इसके बाद में हम लेंगे 2 मिनट का इंटरवल। ओके।
डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। क्या होता है इन, क्या होता है इनटू, नहीं होता में, एक मात्रा जिसका मतलब अंदर है। जैसे मैंने कहा जग में पानी है तो पानी बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, तब आप क्या कहोगे, सम वाटर इन द जग, देयर इज सम वाटर इन द जग का मतलब जग में ऑलरेडी कुछ पानी है। एक बात हो, नदी में छलांग लगाई, छलांग लगाई ऊपर से नीचे, यानी बाहर से अंदर की ओर जा रहा है पानी के अंदर, तो ही जंप्ड इनटू द रिवर आएगा, क्योंकि जब वो छलांग लगाएगा तो पानी के बाहर था और उसने पानी के अंदर पेवस्त हो गया है, पानी के अंदर प्रविष्ट हो गया है, इसलिए जंप इनटू का प्रयोग होगा। इनटू की एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी मैंने ये कही, ये तो चलने, जैसे बच्चे तालाब में तैर रहे हैं, आर स्विमिंग इनटू द पॉन्ड नहीं होगा, गति हो रही है परंतु बाहर से अंदर की ओर नहीं हो रही है। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर नहीं हो रही है, गति होनी चाहिए बाहर से अंदर की ओर होनी चाहिए। एंटर एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में इनटू नहीं आता, कभी भी ध्यान रखना इस बात का। के बाद इनटू कभी है जिसमें आता है वो भी कहूंगा अभी। पेनेट्रेट, पेनेट्रेट का मतलब क्या कि जैसे बाण छूटा और शत्रु के सीने को उसने क्या कर दिया, छेद दिया, उसने शत्रु के पेनेट्रेट नहीं होता। अच्छा, एंटर के बाद में इनटू कब आता है? एंटर के बाद इनटू बच्चों केवल एक स्थिति में आ सकता है, वो मैं आपको यह कहता हूं कि भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश ने एक नई संधि में प्रवेश किया या उन्होंने एक नई संधि की, तब सेंटेंस यो बनेगा, इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश एंटर्ड इनटू ए न्यू ट्रीटी। ट्रीटी के साथ में, संधि के साथ में अगर एंटर आता है तब बच्चों एंटर के साथ इनटू का प्रयोग होता है, बट दैट इज रेयर, वो बहुत रेयर है। आपको इतना याद रखना चाहिए कि एंटर का मतलब अगर प्रवेश करना है तो उसके आगे इनटू नहीं आएगा, पेनेट्रेट के आगे इनटू नहीं आएगा, और बाहर से अंदर की ओर गति है तो इनटू जरूर आएगा। ठीक है, और कब इनटू आएगा? बाहर से अंदर की ओर गति है तो इनटू आएगा, अंदर ही अंदर गति है तो इनटू नहीं आएगा, और अंदर कोई चीज बिना गति के अंदर है तो भी इनटू नहीं आएगा। अब इनटू का एक बात और समझिए आप, जैसे बर्फ है और बर्फ, बच्चों पानी में बर्फ पिघल गई है और पानी में बदल गई है, क्या हुआ? पूर्ण परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन। उसी तरीके से मैंने आपको कहा, पैसेज दिया है बच्चों आपको, जिसे हिंदी क्या होगा, जब आप किसी पैसेज को एक जबान से दूसरी जबान में अनुवाद करते हो तो क्या होता? पूर्ण परिवर्तन। याद रखो, पूर्ण परिवर्तन के सेंस में इनटू का प्रयोग होता है। कैसे? प्लीज ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, कृपया इस पैसेज को हिंदी में तब्दील कर दीजिए, इसको हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। इनटू क्यों हुआ? पूर्ण परिवर्तन। देखना, आइस, आईसीई, आइस माने क्या होता? बर्फ। आइस मेल्ट इनटू वाटर, आइस मेल्टेड इनटू वाटर, मेल्ट। ठीक है, तो ये मानो कि जो आइस है वो पानी में परिवर्तित हो गई है ना, तो पूर्ण परिवर्तन के सेंस में भी इनटू का प्रयोग होता है। ये बातें अपनी जगह है। अब देखो आप, अपन आगे बढ़ते हैं। एक बात बच्चों इसमें ये भी समझ लो, LW, 3 शब्द बताए थे, LW याद रखना इनको। ये 3 शब्द ऐसे है बच्चों, L का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि, लेस। U का मतलब होता है अनटिल, और U का मतलब होता है अनलेस। बात को समझना बच्चों, क्या समझाया मैंने? लेस्ट, अनटिल और अनलेस तीनों सेमी नेगेटिव वर्ड्स हैं, तीनों अर्ध नकारात्मक शब्द हैं, और सेंटेंस के जिस पार्ट में इनका प्रयोग होता है उस पार्ट में नोट नहीं आ सकता, कभी नोट नहीं आ सकता। सेंटेंस के दूसरे वाले पार्ट में नोट आ सकता है, परंतु सेंटेंस के जिस पार्ट में इनका प्रयोग हुआ है उनमें नोट कभी नहीं आ सकता। उदाहरण से अपनी बात क्लियर करता हूं, लिखना आप सावधानी से चलो। देखो, या यूं लिखो, हरी अप, जल्दी करो। लिखना बच्चों, हरी अप लेस्ट यू, ठीक है, हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। हरी अप, जल्दी करो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो है ट्रेन को मिस कर दो। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को मिस कर दो। देखो बच्चों, इसका मीनिंग होता है, लिख लेना, कहीं ऐसा न हो कि, लिख लेना, कहीं ऐसा न हो कि। ठीक है, कहीं ऐसा न हो कि, ये तो इसका मीनिंग बताया।
एक बात बच्चों हमेशा याद रखो, जिस सेंटेंस में लेस्ट आएगा उसमें शुड जरूर आएगा। जिस सेंटेंस में लेस्ट का प्रयोग होगा उसमें शुड जरूर आएगा। और तीसरी बात यह है बच्चों, ये वाला पार्ट यहां लेस्ट आ गया है, इस लेस्ट के बाद वाले पार्ट में नोट नहीं आ सकता। आपको यूं दिया जा सकता है, हरी अप लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। अगर ऐसा दिया हुआ है तो आपका सेंटेंस गलत है। सेंटेंस के जिस पार्ट में लेस्ट का प्रयोग हुआ है उसमें बच्चों शुड मॉडल का प्रयोग जरूर होगा। और दूसरी बात, सेंटेंस के जिस पार्ट में लेस्ट का प्रयोग हुआ है उस सेंटेंस में नोट का प्रयोग, उस पार्ट में नोट का प्रयोग कभी नहीं हो सकता। देखो, हरी अप, जल्दी करो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को चूक जाओ। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन या गाड़ी को चूक जाओ। ये देखो बच्चों, पहला सेंटेंस बताया आपको लेस्ट के बारे में। दूसरा सेंटेंस देखना, आप परीक्षा कक्ष में बैठे हैं और परीक्षा दे रहे हैं। शिक्षक महोदय ने आपसे कहा कि आपकी आपको जो बुकलेट दी गई है, क्वेश्चन बुकलेट, उसको तब तक नहीं खोलना है जब तक कि आपको शिक्षक महोदय ऐसा करने के लिए न कहें। ठीक है, मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, लिखना आप, डोंट ओपन द सील ऑफ द बुकलेट। देखो सेंटेंस क्या है, लिखते चलो, डोंट ओपन द सील ऑफ द booklet, don't open the seal of the booklet until you are not told to do so। ध्यान से देखो बच्चों, क्या सेंटेंस लिख दिया मैंने, डोंट ओपन द सील ऑफ द बुकलेट, बुकलेट की सील को न खोलें, until you are told to do so, until you are not told to do so, जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए न कहा जाए। क्या देखा बच्चों आपने, सेंटेंस के इस पार्ट में नोट आ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंटेंस के दूसरे वाले पार्ट में नोट आ सकता है, परंतु ये जो बच्चों until है, इसके बाद वाले पार्ट में नोट नहीं आ सकता। इसलिए करेक्शन कहां होगा, ये जो नोट है बच्चों इसको हटाना पड़ेगा। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, डोंट ओपन द सील ऑफ द बुकलेट अंटिल यू आर टोल्ड टू डू सो। बुकलेट को कृपया तब तक न खोले जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए न कहा जाए। नोट आपको नहीं लगाना चाहिए क्योंकि अंटिल में पहले से ही नोट जुड़ा हुआ है। एक सेंटेंस और लिखना, सेंटेंस लिखना बच्चों, You will not be allowed, लिखो, you will not be allowed to enter the club unless you will not be allowed to enter the club unless you are not a member of it। गौर से सेंटेंस देखना बच्चों क्या है, You will not be allowed to enter the club, आपको क्लब में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, unless you are not a member of it, अगर आप इसके सदस्य नहीं हैं तो। इसके सदस्य नहीं है तो आपको क्लब के अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। यहां देखो बच्चों, यू विल नॉट, ये नोट आ रहा है और बिल्कुल सही आ रहा है। मैंने कहा कि सेंटेंस में अगर अनलेस का प्रयोग हुआ है तो सेंटेंस के जिस पार्ट में अनलेस आया है वहां नोट नहीं आ सकता, दूसरे वाले पार्ट में आ सकता है। तो इधर तो आ सकता है, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द क्लब अनलेस, इसमें नोट है, अनलेस यू आर ए मेंबर ऑफ इट, ये नोट हटेगा क्योंकि नोट तो पहले ही अनलेस में आ रहा। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द क्लब अनलेस यू आर ए मेंबर ऑफ इट, आपको क्लब में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी अगर आप इसके सदस्य नहीं हैं तो। आगे देखना, ये देखो बच्चों, इसमें आया था अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्ट्रॉन्ग। बिकॉज और सो का फर्क समझे बच्चों, बिकॉज मानी क्या होता है, क्योंकि, और सो मानी होता है इसलिए। बिकॉज यानी क्योंकि होता है और सो मानी होता है इसलिए। देखो आप सेंटेंस देखो क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी तबीयत सही नहीं है इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूं। बात को समझना, हिंदी में समझा रहा हूं।
मेरी तबीयत सही नहीं है इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूं। मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूं क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। एक ही वाक्य को दो प्रकार से कहा मैंने। दो बातें हैं बच्चों, एक शब्द है रिजल्ट। क्या शब्द है? रिजल्ट यानी परिणाम होता है, और एक शब्द होता है बच्चों रीजन। रीजन माने क्या होता है? कारण होता है। अब देखना आप, मैंने आपको कहा कि आई कांट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता। आप बताओ बच्चों, ये कारण है या परिणाम है? मैं स्कूल नहीं आ सकता ये कारण नहीं है, ये रिजल्ट है। मैं स्कूल नहीं आ सकता, दिस इज द रिजल्ट। क्यों? क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। तो देखो, आई कांट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम इल। क्या देखा आपने? अगर सेंटेंस के बीच में बिकॉज आया है तो बच्चों रीजन बाद में आता है और रिजल्ट हमेशा पहले आता है। अगर सेंटेंस के बीच में आपने बिकॉज का प्रयोग किया तो पहले रिजल्ट आएगा और रीजन बाद में आएगा। उल्टा करके बताता हूं, देखना आप, आई एम इल, अब लगाओ सो आई कांट कम टू स्कूल। क्या देखा आपने? जब बच्चों आपने सो का प्रयोग किया तो रीजन को आपने पहले लिखा और रिजल्ट को आपने बाद में लिखा। यह अंतर है। दोनों प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हो। जिस सेंटेंस में सो का प्रयोग हुआ है उसमें बिकॉज का प्रयोग भी हो सकता है, परंतु जो है पीछे वाला पार्ट आगे और आगे वाला पार्ट पीछे आ जाएगा। जैसे मैं बहुत व्यस्त हूं, अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। अब देखना आप, आई एम वेरी बिजी नाउ सो आई कैन नॉट हेल्प यू। आई कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज आई एम वेरी बिजी नाउ। दोनों को उलट पुलट करके आप सेंटेंस बोल सकते हो। आगे देखना, देखो बच्चों, आगे है ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। उसने एनवेलप के ऊपर लिखा कि ईश्वर को मिले। पुट द लेटर इनसाइड, अंदर की तरफ उसने पत्र डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो परेशान था। वेंट टू टाउन, टाउन में चला गया, शहर में चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर। उसने पत्र के ऊपर एक डाक का टिकट चस्पा किया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने इस पत्र को क्या किया? मेल बॉक्स यानी डाक की प्रेषित कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, मैंने कहा था कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। जैसे मैंने आपको कहा वन ऑफ हिज डॉटर इज अनमैरिड, उसकी बेटियों में से एक अविवाहित है। ये सेंटेंस गलत हो गया बच्चों, क्योंकि वन ऑफ हिज डॉटर नहीं, डॉटर्स आना चाहिए। वन ऑफ हिज डॉटर्स इज अनमैरिड। समझाने वाली बात यह है कि वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल होगा। क्या देखा आपने? वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उन कर्मचारियों में से या उन कार्मिकों में से एक ने, वो जो पोस्टमैन, जो एक डाकिया था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वह डाकघर में सहायता करने का काम भी करता था। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो ही हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, यानी उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो कि एक डाकिया था और वह डाकघर में सहायता करने का काम भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग, वो हंसते हुए, वो खिलखिलाकर हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। हार्टिली का मतलब दिल खोलकर, वो दिल खोल करके अट्टहास करते हुए या खिलखिला करके हंसते हुए वह अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को जाके उसने बताया कि बॉस देखो पत्र आया है, और पता लिखा ईश्वर के नाम। उसने अपने बॉस को वो पत्र दिखाया कि ईश्वर के नाम, ईश्वर के पते पर भेजने वाला पत्र। दोनों बॉस और उसका जो कर्मचारी लगे। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, के रूप में अपने संपूर्ण करियर में उसने वो पता आज तक कभी नहीं था। दैट एड्रेस वाज अननोन टू हिम, वो एड्रेस, वो पता उसके लिए पूरी तरह से क्या था? अननोन था। उस पते को वो नहीं जानता था। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में अपने संपूर्ण करियर के दरमियान, अपने एक पोस्टमैन के दौरान क्या हुआ? हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उस पते को जो है वो कभी भी नहीं जान पाया था। ये पता आज तक उसको, ऐसा कोई पत्र नहीं आया जिसके ऊपर ऐसा पता लिखा हो कि साहब इस पत्र को भगवान के पास पहुंचा देना। ये पहला अनुभव था। द पोस्ट मास्टर, और जो डाकपाल था कैसा था वे? द पोस्ट मास्टर यानी डाकपाल, ए फैट, जो थोड़ा मोटा था, स्थूल काय, थोड़ा मोटा था। अमीएबल, और कैसा था? अमीएबल का मतलब है कि वह मिलनसार था। अमीएबल का मतलब होता है मिलनसार। जो डाकपाल था वह कुछ मोटा
और कुछ मिलनसार फेलो का मतलब आदमी था। वह आदमी कैसा था? डाकपाल एक मोटा तथा कुछ मिलनसार प्रवृत्ति का आदमी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। पहले तो डाकिया हंस रहा था, अब डाकिये का जो बॉस था, कौन? डाकपाल। डाकिये का बॉस डाकपाल, वह भी अब खिलखिला करके हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, परंतु लगभग तुरंत, काम की बात सुनना बच्चों, कहानी मोड़ ले रही है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, परंतु लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो गया। डाकपाल पहले तो जोर से खिलखिला करके हंस पड़ा, ही टर्न सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड और टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस पत्र को डेस्क के ऊपर थपथपाते हुए, या उस पत्र को थपथप किया, कमेंटेड, और उसने ये टिप्पणी, पहले तो खिलखिला करके हंस पड़ा, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही क्या हुआ? ही टर्न वेरी सीरियस, हुआ बहुत गंभीर। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क के ऊपर उस पत्र को थपथपाते हुए क्या बोला? व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है ईश्वर में, कितनी है, काश ऐसी निष्ठा परमात्मा के प्रति मेरे दिल में होती। क्या कहा? व्हाट फेथ, कैसा विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं ये कामना करता हूं, मैं ये इच्छा करता हूं कि ईश्वर में काश इतना प्रगाढ़ विश्वास मेरा होता जितना उस इंसान का है जिसने ईश्वर के नाम पत्र लिखा है। ईश्वर के नाम पत्र लिखने वाले व्यक्ति के मन में ईश्वर के प्रति जितनी दृढ़ निष्ठा है, जितनी प्रगाढ़ निष्ठा है, काश का वरदान ईश्वर ने मुझे दिया होता, काश मेरे मन में परमात्मा के प्रति इतनी प्रबल निष्ठा होती, ऐसा उसने सोचा। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, इतनी गजब की निष्ठा, इतना प्रबल विश्वास कि उसने भगवान के साथ पत्र व्यवहार स्टार्टिंग अप शुरू कर दिया। क्या? एक करस्पॉन्डेंस यानी होता है बच्चों पत्र व्यवहार, शुरू कर दिया विद गॉड, ईश्वर के साथ। इतना गजब का विश्वास कि उसने ईश्वर के साथ में पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। काश ऐसा प्रबल विश्वास भगवान ने मुझे दिया होता, परमात्मा के प्रति मेरे मन में काश होता, ऐसा डाकपाल बोला। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक के मन में ईश्वर के प्रति जो निष्ठा है, इसलिए लेखक के मन में ईश्वर के प्रति जो निष्ठा है, वो निष्ठा जो है क्या नहीं हो, वो निष्ठा विचलित नहीं हो। देखो क्या लिखा है। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए लेखक का विश्वास न डगमगाए, निष्ठा विचलित न हो परमात्मा में, इसलिए उस पत्र को लिखने वाला जो लेखक है लेंचो, उस लेंचो की ईश्वर में लेंचो का जो विश्वास है, वो विश्वास निष्ठा हो, इसलिए क्या किया? द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसलिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में आया द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसलिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब देना होगा। डाकपाल ने यह सोचा कि मुझे इस पत्र का जवाब देना होगा, क्योंकि ईश्वर तो इस पत्र का जवाब देगा नहीं, ईश्वर तो किसी के पत्र का जवाब नहीं देता, ईश्वर कोई काम नहीं करता है, वह अपना काम कारित करने के लिए अपने बंदे भेजता है। तो उसके दिमाग में इस प्रकार की भावना आई कि वो स्वयं ईश्वर का बंदा बना, और उसने कहा कि मैं जो इस पत्र का जवाब जरूर दूंगा। बट व्हेन ही ओपन्ड इट, मगर जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट, ये बहुत स्पष्ट था कि इट वॉज वेरी क्लियर, ये बहुत साफ था कि टू आंसर इट, इस पत्र का जवाब देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उसको यह समझ में आ गया कि इस पत्र का जवाब देना इतना आसान भी नहीं है। इस पत्र का जवाब देने के लिए केवल स्याही की जरूरत नहीं है, केवल कागज की जरूरत नहीं है, और केवल सद्भावना की जरूरत नहीं है। इस पत्र का जवाब देने के लिए 100 पेसोस की जरूरत भी है। ये चीज उसके समझ में आ गई। तो आगे उसने क्या एक्शन लिया, पत्र का उसने क्या जवाब दिया, पैसे का उसने किस प्रकार से बंदोबस्त किया होगा। नमस्कार।